Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is your lecture of microbiology and आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बैक्टीरिया का टॉपिक जो है वो एंड कर दिया था और हमने स्टार्ट किया था वायरस के हवाले से। तो वायरस का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन जो है वो कर लिया था, देख लिया था कि वायरस जो है वो होता क्या है और थोड़ा सा उसकी स्ट्रक्चर्स को डायग्राम के थ्रू जो है वो हमने समझने की कोशिश की थी। तो अब चैप्टर नंबर 2 का जो पहला हमने कवर किया टॉपिक वो बैक्टीरिया का था और अब हमने स्टार्ट किया हुआ है वायरस का। तो चैप्टर नंबर 2 में हम वायरोलॉजी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वायरोलॉजी क्या होती है। तो बच्चे, स्टडी ऑफ वायरस इज़ नोन एज वायरोलॉजी। सिंपल है कि हम जब वायरस की स्टडी करेंगे तो उसको जो हम नाम देंगे उसको हम कहेंगे वायरोलॉजी। जैसे हमने बैक्टीरिया की स्टडी में हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी या लाइफ की स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी, इसी तरीके से वायरस की स्टडी को हम कहते हैं वायरोलॉजी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ वायरोलॉजी, तो हमने कह देना है दैट स्टडी ऑफ वायरस इज़ नोन एज वायरोलॉजी। तो चैप्टर नंबर 2 में वायरोलॉजी जो है वो अब हमने कंटिन्यू करनी है। तो कल हमने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था वायरस के हवाले से और आज हमने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन वायरस को स्टडी करना है। तो अब हमने जो ग्रोथ है उसके हवाले से हम स्टार्ट करते हैं। वायरस आर इनकैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन आर्टिफिशियल मीडिया। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि वायरस जो होता है ये एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि आप कह लो रेप्लिकेट करता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर। और हमने कहा था कि ये नॉन सेलुलर होता है और ये बायोसिंथेटिक मशीनरी लेता है होस्ट की अपनी सिंथेसिस के लिए। तो ये इनकैपेबल होता है कि हम इसको आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कराएं। इनकैपेबल का मतलब होता है इसके अंदर सलाहियत नहीं होती कि ये इंडिपेंडेंट यानी आज़ादाना ग्रो कर ले। जैसे हमने कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो कराया था, ऐसे हम वायरस को ग्रो नहीं करा सकते। सेकेंड पॉइंट है दे कैन ओनली ग्रो इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि ये प्लांट्स में ग्रो करेंगे, एनिमल्स में ग्रो करेंगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, इवन यानी बैक्टीरिया तक में ये ग्रो कर जाएंगे। इससे हमें क्या बात पता चली कि ये नॉन लिविंग जो है वो सेल्स में या आउटसाइड द लिविंग सेल आप कह लो ये ग्रो नहीं करेंगे। जब ये लिविंग सेल के अंदर एंटर होंगे इन्होंने तभी ग्रो करना है। ठीक है, तो किस किस में ग्रो करेंगे? ये प्लांट्स में, एनिमल सेल्स में या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया में। ये बैक्टीरिया तक को जो है वो इन्फेक्ट कर देते हैं, ग्रो करते हैं उसके अंदर, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके अपने जो है वो पार्ट्स को बना रहे होते हैं। दे रिप्रोड्यूस इन दीज सेल्स बाय रेप्लिकेशन, और ये फिर रेप्लिकेशन के ज़रिए से 1 से 2 में फर्दर डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, वायरस डोंट हैव एनी मेटाबॉलिक 1 से 2 में नहीं, मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं वायरस की। बहुत सारा वायरस जो है वो जनरेट होता है और फिर होस्ट से बाहर जो है वो मूव ऑन होता है। वायरस डोंट हैव एनी मेटाबॉलिक मशीनरी, वायरस की कोई अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती टू जनरेट एनर्जी और टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स फॉर देयर ओन। बच्चे, इसके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी से यानी जो मेटाबॉलिज्म है, इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए जो इसको चीज़ें चाहिए वो इसके अपने पास नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली इट इज़ द सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये हम बायो में पढ़ चुके हुए हैं 10th क्लास में, 9th-10th क्लास में, कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है कि सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी और उसमें जो है वो एनर्जी जनरेट हो रही होती है। तो जो वायरस है इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है, इसके अंदर वो सब्सटेंसेस वो आप कह लो मशीनरी नहीं है जिससे ये मेटाबॉलिज्म कर सके। तो वायरस डोंट हैव एनी मेटाबॉलिक मशीनरी टू जनरेट एनर्जी और टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का क्या मतलब होता है? प्रोटीन्स फॉर देयर ऑन। ना तो ये एनर्जी को जनरेट कर सकता है खुद से और ना ही ये अपने लिए प्रोटीन्स बना सकता है।
दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल्स टू कैरी आउट देयर लाइफ एक्टिविटीज़। अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपनी आप कह लो कि अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इट नीड सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसको कोई और होस्ट सेल चाहिए होता है। होस्ट मतलब क्या होगा, यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये जाकर ग्रो करेगा, या आप कह लो जिस भी ऑर्गेनिज्म में जाकर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, उसको हम कहेंगे होस्ट। तो उसको ये होस्ट पर डिपेंड करता है अपने लाइफ एक्टिविटीज़ को प्रोसीड करने के लिए। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया कि ये इनकेपेबल होता है ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल मीडिया में ये ग्रो नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा इन दीज सेल्स बाय रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के ज़रिए से ग्रो करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। और उसके बाद वायरस डोंट हैव एनी मेटाबॉलिक मशीनरी टू जनरेट एनर्जी और टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स फॉर देयर ओन। दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल्स टू कैरी आउट देयर लाइफ एक्टिविटीज़। अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को प्रोसीड करने के लिए किस पर डिपेंड करेगा, होस्ट सेल पर डिपेंड करेगा। होस्ट सेल भी मैंने आपको अभी डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है अक्रंस, यानी वायरस जो है वो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। तो वायरस आर माइक्रोस्कोपिक एंटाइटीज़, यानी ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बल्कि हम इसको ये कह सकते हैं कि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती हैं। हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का। वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंटाइटीज़, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ये इतने स्मॉल होते हैं दैट दे कांट बी सीन विद द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। तो वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंटाइटीज़, ये क्या होती हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती हैं। डेट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ, जो ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं। यानी आप कह लो कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो एंटाइटीज़ है, जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले आप कह लो कि माइक्रोब्स हैं, उनमें जो बायोलॉजिकल एंटाइटी है वो क्या है, वायरस है। वायरस कैन इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन बैक्टीरिया। वायरस प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं और यहाँ तक के बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 4 मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ वायरस। जो शेप्स के हिसाब से वायरस की 4 टाइप्स होती है, हेलिकल और आइसोसाहेड्रल, प्रोलेट और कम्प्लेक्स। जो प्रोलेट है वो आइसोसाहेड्रल की ही थोड़ी सी आप कह लो कि टाइप होती है, आइसोसाहेड्रल की ही एक टाइप होती है। और जैसे कि बैक्टीरियोफेज, ये हम आगे पढ़ेंगे, उसकी जो है वो इस किस्म की शेप होती है आइसोसाहेड्रल। जब मैं इसका स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी कराऊंगी फिर मैं आपको इसको डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी। अभी जस्ट हम इसके नाम देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली वायरस जो है वो 4 टाइप का होता है, हेलिकल, आइसोसाहेड्रल, प्रोलेट और कम्प्लेक्स। ये 4 नाम आपने जहन में रखने हैं जो इसके हम मॉर्फोलॉजी के हिसाब से इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वायरस इज सो स्मॉल, वायरस इतना छोटा होता है डेट दे कैन बी सीन ऑनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आता हमको, ये हमको जो है वो किससे नज़र आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वायरस हैव 20 to 300 नैनोमीटर डायमीटर। यानी नैनो का क्या मतलब होता है, 10⁻⁻⁹। तो जो वायरस होते हैं इनका डायमीटर आप देख लो कितना कम होता है। प्रीफिक्सेस में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो जो सबसे छोटा वायरस होता है उसका डायमीटर होता है 20 नैनोमीटर और जो सबसे आप कह लो बड़ा होगा उसका 300 नैनोमीटर डायमीटर होगा। तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स बताई हैं, तो बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं वायरस की, डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा एनिमल वायरस जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं,
इरेगुलर होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। जैसे कि पॉक्स वायरस है वो ब्रिक शेप का होता है, जैसे कि ईंट की शेप होती है वैसे होता है। और जो वायरस रेबीज़ वायरस होता है वो बुलेट शेप का होता है। तो हर वायरस की अलग अलग शेप होती है। यानी आप कहीं भी ये स्टडी करोगे तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इसको डिस्कस नहीं किया। जब इसका मैं आपको शेप्स के हवाले से स्टडी कराऊंगी ना, तो वहाँ पर मैं इन सब बातों को डिस्कस करा लूँगी। सिर्फ अभी फ़िलहाल 4 पॉइंट्स को जहन में रखना है। बाकी पॉइंट्स कहीं देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना, हम उनको भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इनका डायमीटर कितना हो गया? 20 to 300 नैनोमीटर हो गया इनका डायमीटर। ये MCQ का पार्ट है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका रेंज क्या करेगा, कहाँ से कहाँ तक। तो आपने कहना है 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक इसका जो डायमीटर है वो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कौन कौन से उसके पार्ट्स आ जाते हैं। तो एक इसका 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, एक होता है सेंट्रल कोर और एक होता है आउटर कोट। सेंट्रल, अच्छा अब ये कैसे जहन में रखना है कि बात बच्चे लिख देते हैं आउटर कोर। तो आपने ये जहन में रखना है कि जो कोट है वो बाहर पहना, जो हम कोट पहनते हैं वो बाहर पहनते हैं। सबसे आउटर जो ड्रेसिंग होती है वो कोट होती है। तो जो वायरस है उसकी भी सबसे बाहर क्या होगा? कोट होगा, आउटर कोट होगा। और सेंट्रल दरमियान में इसके क्या होता है? कोर होता है। तो वायरस पार्टिकल्स कंटेन द वायरल जीनोम, जो पैक होता है प्रोटीन कोट में, और इसी को हम प्रोटीन कोट को कैप्सिड कह देते हैं। और कुछ वायरस में जो कैप्सिड है वो फर्दर सराउंड होता है एक लिपिड बायलेयर से, जिसके अंदर वायरल प्रोटीन्स होती हैं, और उसमें प्रोटीन्स वो वाली होती हैं जो वायरस को इस काबिल बनाती है कि ये होस्ट सेल से अटैच हो सके। तो अभी जो इसका 2 पार्ट्स हमने देखे, एक सेंट्रल कोर है और एक आउटर कोट है। और फर्दर हम इसको अगर देखें तो ये इसका जो बाहर आपको नज़र आ रहा है ये इसका आउटर कोट है, और अंदर जो है वो इसका इनर कोर है। ये इसको हम आगे स्टडी करते हैं कि आउटर कोट किस चीज़ से बना हुआ होता है और इनर कोर में क्या होता है। तो ये जो है वो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक सिंपल सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज हमने स्टडी किए थे उसके एनाटॉमी में। हमने उस पर फ्लैजेला देखा था, हमने उसमें जो है उसकी सेल वॉल देखी थी। उसके बाद हमने उसमें और बहुत ज़्यादा उसका वो देखा था कि उसमें डिफरेंट टाइप के हमने वो स्टडी किए थे कि उसमें कैप्सूल था, उसमें प्लाज्मिड था, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थी, राइबोसोम से इंक्लूएन बॉडीज थी, पिलाई था, साइटोप्लाज्म, ये सब जो है न्यूक्लियोइड था वो बैक्टीरिया में था। लेकिन वायरस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आपने इसका सिंपल सा देखा कि इसमें एक आउटर कोट होता है और एक इनर कोर होता है। वायरस का इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया नहीं होता। तो सेंट्रल कोर में क्या होता है? सेंट्रल कोर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, आइदर DNA या फिर RNA, दोनों नहीं हो सकते। यानी सेंट्रल कोर में न्यूक्लिक, ये जो हमने सेंट्रल कोर देखा ये वाला, इसमें या तो DNA होगा या फिर RNA होगा, एक चीज़ होगी। अब DNA का क्या मतलब होता है? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो वायरस के अंदर या तो DNA होगा या फिर RNA होगा, दोनों एक साथ मौजूद नहीं होंगे। तो सेंट्रल कोर, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? जीनोम। सेंट्रल कोर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या फिर DNA होगा या फिर इसमें RNA होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। आउटर कोट जीनोम इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। जीनोम का जो कोट होता है वो किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का। और उसको हम उस कोट का नाम क्या हम देते हैं? उसका नाम हम देते हैं कैप्सिड का। जीनोम इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, जिसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी कि
हमने एक स्लाइड में डिस्कस किया था कि इनको अपना इवन ये अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए बायोसिंथेटिक मशीनरी यूज़ करते हैं होस्ट की। तो वो प्रोटीन बेसिकली इनके कहाँ पर होती है, इधर आउटर कोट में। इनका आउटर कोट बना हुआ ही प्रोटीन का होता है, आउटर कोट बना हुआ ही प्रोटीन का होता है। तो इनका जीनोम इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, जिसको हम क्या कह देते हैं, कैप्सिड। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज जीनोम एंड व्हाट इज कैप्सिड इन द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो वो फिर आप उसकी डायग्राम भी बना दोगे इस तरह से, और फिर इसको आप एक्सप्लेन भी कर दोगे। अब आप इसका ज़रा स्ट्रक्चर गौर से देखेंगे। ये इसका एक जीनोम होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है रेड से कलर का, ये इसका जीनोम होगा। अब जीनोम में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों नहीं हो सकते। और ये जो ब्लैक कलर का हमको नज़र आ रहा है, ये इसका कोट है, प्रोटीन कोट। उसके बाद नीचे आ जाएं तो जो ये वाला स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, कोट से नीचे की तरफ ये जो एक्सटेंशन हमें एक नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं कॉलर। और आपने एज इट ऐसा सही स्ट्रक्चर जो है वो अपना ड्रॉ करना है जब क्वेश्चन आ जाए वायरस के हवाले से। तो ये जो इसको आपको ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलर। फिर नीचे आ जाएंगे तो ये जो इसकी निकल रही है, इसको हम कहेंगे टेल। ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, इसका टेल कहलाया जाएगा। और उसके बाद ये टेल से ही फाइबर्स निकल रहे हैं, ये देखें, ये 6 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टेल फाइबर्स। क्योंकि ये टेल से ही इनकी ये बाहर निकल रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं टेल फाइबर्स। और यहाँ पर ये जो इसको हमें नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस प्लेट। तो ये था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, कि वायरस में जो है वो इस तरीके से जीनोम मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है, और ये जो पार्ट होती है इसका हेड कहलाता है, और ये जो पार्ट है ये वाला, इसको हम इसकी टेल कहते हैं, हेड एंड टेल। तो ये भी होता है कि व्हाट इज़ हेड एंड टेल इन वायरस। तो यहाँ पर आपने इसको डायग्राम्स के ज़रिए से भी बता देना है कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये इसका हेड कहलाएगा, और ये वाली पोर्शन इसका टेल कहलाएगा। टेल से फर्दर एक्सटेंशन हो रही होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, टेल फाइबर्स कहते हैं। और फिर इसके बाद ये बेस प्लेट है। जब बैक्टीरिया ने वायरस ने अटैच होना होता है, तो वो इसी प्लेट के ज़रिए से जो है वो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म पे जैसे बैक्टीरिया पर अटैच होगा। जब वो अटैच हो जाता है तो फिर यहाँ से जो इसका जीनोम है ये निकल जाता है, इस तरह से नीचे आता है, और फिर एंटर हो जाता है, इसका ये वाला जीनोम एंटर हो जाता है उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिससे अटैच हुआ है। और फिर ये जो इसका जीनोम है ये कंट्रोल ले लेता है उस होस्ट के जीनोम के ऊपर, और फिर ये वो मशीनरी बनाता है जो इसके लिए ज़रूरी होती है, होस्ट के लिए ज़रूरी नहीं होती। तो ये कंट्रोल कर लेता है उसी होस्ट पे। तो इसको हम कहते हैं होस्ट, इसको हम कहेंगे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। ये एज ए मास्टर जो है वो काम करता है। जो होस्ट होता है उसकी सारी बायोसिंथेटिक मशीनरी, उसका सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर अपनी रिक्वायरमेंट की जो है वो सब्सटेंसेस बनाएगा, और होस्ट की रिक्वायरमेंट की इसको कोई जो है सच वो नहीं करेगा, और सारे का सारा कंट्रोल इसका होगा। तो ऐसा रिलेशनशिप हम कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। स्लेव कहते हैं गुलाम को, तो यानी जो होस्ट होता है वो इसका गुलाम बन के रह जाता है, और ये एज ए मास्टर जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। ये था अबाउट, ये थोड़ा सा आपको इसलिए बताया कि आगे जब हम इसको इन्फेक्शंस को स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से जो है वो इन्फेक्शन काज करता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि वायरस की ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से होती है। तो जैसे आजकल कोरोना का सिनेरियो चल रहा है, तो हम कहते हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो आइसोलेट हो जाए, अलग हो जाए बाकियों से, क्योंकि जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे अगर एक बंदा सपोज इन्फेक्टेड है और वो छींक रहा है,
तो उसकी छींकने से जो पार्टिकल्स उसके मुंह से बाहर आ रहे हैं, अगर वो पार्टिकल्स जो दूसरा बंदा है उसमें चले जाएं, तो उन पार्टिकल्स में बेसिकली ये जो वायरस है वो मौजूद है, वो उस बंदे के अंदर जाकर भी सेम उसको इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो स्नीजिंग के ज़रिए से, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड ब्लड के ज़रिए से इवन ये जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, कि अगर किसी इन्फेक्टेड बंदे का ब्लड है, वो एक जो हेल्दी पर्सन है उसको वो टच कर ले, तो फिर ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो डिफरेंट कफिंग से, स्नीजिंग से ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाया करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम वायरल डिजीज़ को मैं आपको बताऊं कि वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ कॉज कर देता है, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा है, चिकन पॉक्स है, कोल्ड सोर्स हैं, रेबीज़ है, इसके अलावा एड्स होता है। एड्स जो है वो वायरस की वजह से होता है। कितनी ये फैटल डिजीज़ है, लेकिन ये किसकी वजह से हो रही होती है? वायरस की वजह से हो रही होती है। और आप कह लो कि जो रिलेटिव एबिलिटी होती है ना वायरस की, कि जिससे वो बीमारी फैलाए, उसको हम कहते हैं इन टर्म ऑफ विरुलेंस। विरुलेंस की टर्म में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि वाइवा के हवाले से वो वायरस से रेलेवेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको इसकी ट्रांसमिशन के हवाले से बता दिया कि ये ट्रांसमिट किस तरह से होता है, और इसकी वायरल डिजीज़ हैं उनके जो थोड़े से नाम हैं वो मैंने आपको थोड़ी डिजीज़ के नाम मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है बैक्टीरिया वर्सेस वायरस, कि बैक्टीरिया और वायरस में फ़र्क होता है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके नोट्स में मेंशन नहीं है, तो बेहतर होगा कि इसको जो है वो साथ के साथ आप नोट डाउन कर लें। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन है उसको भी आप नोट डाउन कर लें कि ट्रांसमिट कैसे होता है वायरस। दूसरा, ये जो आपको मैंने इसका वायरल डिजीज़ बताई हैं उनको भी साथ के साथ आप नोट डाउन कर लेंगे। तो बैक्टीरिया और वायरस में भी कोई ना कोई डिफरेंस तो है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। तो ये हम इसको भी इस हवाले से भी स्टडी कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसको स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो है वो मैंने बेसिक पॉइंट्स जो है वो उनको डिस्कस कराया है। उसमें ये बैक्टीरिया वर्सेस वायरस है। तो सबसे पहले आप इसकी शेप देखें, इसकी हम मॉर्फोलॉजी देखें तो कितनी एक दूसरे से ये डिफरेंट होते हैं। देखिए, वायरस का स्ट्रक्चर अलग होता है और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो बैक्टीरिया जो है वो साइज़ में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू वायरस। यही वजह है कि बैक्टीरिया तो आम माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाते हैं, लेकिन वायरस जो है वो आम माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आया करते। बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वायरस जो है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फिर वायरस में हम कहेंगे इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स, इतने ज़्यादा ऑर्गेनेलीज जैसे बैक्टीरिया में होते हैं वो इनमें नहीं होते। ठीक है, तो बैक्टीरिया और वायरस में जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने टेबल की फॉर्म में भी लिख दिए हैं, और होपफुली आप भी जो है वो इसको साथ के साथ लिख लेंगे। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस होता है। तो बैक्टीरिया, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था जब हम बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल पर इनको मुश्तमिल होंगे, जबकि वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, इनका कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। यही वजह है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम वायरस का अलग से कोई किंगडम है ही नहीं, क्योंकि वो ऑन द बेस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमने डिवाइड किए हुए होते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरस के तो कोई सेलुलर स्ट्रक्चर है ही नहीं, इसलिए इसको जो है वो 5 किंगडम सिस्टम में नहीं रखा गया। तो बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, और वायरस क्या होता है, नॉन सेलुलर होता है। उसके बाद बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी ये आम माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाया करता है, लेकिन जो वायरस होता है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आता, और इसको हम देख सकते हैं विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद आप यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट भी लिख सकते हो कि बैक्टीरिया इज़ लार्जर इन साइज़ एंड वायरस इज़ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज़ ज़्यादा होता है और जो वायरस है उसका साइज़ क्या होता है, कम होता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको हमने कहा था वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, लेकिन वायरस में कोई सेल वॉल नहीं होती। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा है, तो इसमें जस्ट हमें पता है कि एक आउटर प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर जो है वो एक कोर होता है जिसको हम जीनोम कहते हैं, जिसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते।
और फिर हमने पढ़ा कि है मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ऑन, जो बैक्टीरिया हैं उनका अपना मेटाबॉलिज्म शो करेंगे, उनका अपना, क्योंकि इनके पास अपने सारे के सारे इसकी मेटाबॉलिक्स हैं, इसके पास बायोसिंथेटिक मशीनरी अपनी मौजूद है, जबकि वायरस के पास अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी जो है वो मौजूद नहीं होती। ये होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करता है, जो मैंने आपको बताया मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। तो ये होस्ट की सारी मशीनरी को यूज़ करते हुए अपने वाइटल आप कह लो स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाता है। तो इट हैज़ नो मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ऑन। तो ये हमारे पास इसके 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, और इसके बाद आप साइज़ के हवाले से भी लिख सकते हो। अब ये आपके स्किल्स पे है कि हम इन पॉइंट्स को मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम ये बता सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसको हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो करा सकते हैं। जब मैं आपको बैक्टीरियल कल्चर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको कहा था बैक्टीरिया और हम कह सकते हैं कि फंजाई जो हैं उनको हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो करा सकते हैं। याद करें जबकि कल्चर में आपको आर्टिफिशियल कल्चर बैक्टीरियल के पोर्शन में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी। लेकिन जो वायरस होता है इसका हमने अभी स्टडी स्टार्ट ही हमने इस तरह से किया है कि जो वायरस होते हैं इनको आर्टिफिशियल कल्चर में ग्रो नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। तो ये इसका 5th पॉइंट भी आप बना सकते हो। तो ये तो थोड़ा सा डिफरेंस है बैक्टीरिया और वायरस का। बैक्टीरिया और ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो आज के लेक्चर का जो अहम पॉइंट्स हैं उनको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं स्टूडेंट्स काइंडली वो भी जो है वो लिख लीजिए। मैंने आपको बताया कि वायरोलॉजी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ वायरस इज़ नोन एज वायरोलॉजी। और उसके बाद हमने स्टडी किया है अबाउट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन वायरस। तो वायरस आर इनकेपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन आर्टिफिशियल मीडिया। ये एक टॉपिक बिल्कुल न्यू है आपके लिए, तो इसकी जो बेसिक्स है मैं अभी उसी को स्टडी करा रही हूँ। यानी ये इस हवाले से हम इसको स्टडी करेंगे तो मैं आपको इसकी एक बात जो है वो बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि जो आगे हम इसका टॉपिक में डिस्कस करेंगे शेप्स में उसमें जो वर्ड्स हैं वो बार बार यूज़ होंगे। और इस तरह से जो हम डीएनए वायरस पढ़ेंगे और आरएनए वायरस पढ़ेंगे तो मैं फोकस आपको ये करना चाह रही हूँ कि या तो इसका डीएनए होगा या फिर इसमें जस्ट आरएनए होगा। ये बातें बार बार बताने का मकसद ये है कि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँ तो आपको सारी बेसिक्स अच्छे से पता हों। कि कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अंदर ये वाली हमने बात की कि सेंट्रल कोर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों नहीं होगा। फिर मैं आपको आगे इसकी इस बेस पे थोड़ा सा ये बताऊंगी कि कौन से डीएनए वायरस होते हैं, कौन से आरएनए वायरस होते हैं। यानी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कुछ वायरस में सिर्फ डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे एडिनो वायरस होता है, पॉक्स वायरस होता है, वो डीएनए वायरस होता है। और फिर आपको ये बताऊंगी कुछ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं, कुछ सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो डीएनए वायरस होते हैं। ये थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगी। तो इनिशियली आपको ये पता होना चाहिए डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, वायरस में कहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं। तो एनी हाउ हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकते ये प्लांट, एनिमल, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो वायरस बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब होता है ईटिंग करने वाला। तो ये बैक्टीरियोफेज का क्या मतलब होगा, बैक्टीरिया ईटर। तो आप देख लें कि वायरस इस कदर आप कह लो कि फैटल होते हैं कि ये बैक्टीरिया तक को इन्फेक्ट कर देते हैं। जो बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करते हैं वायरस उन बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। और फिर हमने कहा था कि ये इनकी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी इनके पास नहीं होती और ये होस्ट सेल पर डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए। बच्चे अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन होगी ना वो आप साथ के साथ ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि आगे थोड़ा सा हम इसी पोर्शन को मैंने थोड़ा सा एलोब्रेट करना है। तो अगर बेसिक समझ नहीं आएगी तो ज़रूर आप लोगों ने, इसमें कोई शाइनेस नहीं है, जिसको जो बात समझ नहीं आएगी वो ज़रूर पूछ लेगा। ये आपकी लर्निंग का फेज़ है, इसको हमने इस टाइम को हमने ज़ाया नहीं करना। उसके बाद मैंने आपको इसका अकरेंस का बता दिया कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इंटाइटीज़ होते हैं जो हर जगह पर पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आप कह लो बायोलॉजिकल इंटाइटीज़ हैं वो वायरस ही होती है जो अर्थ पर होती हैं। और ये
उसके बाद हमने इसकी मॉर्फोलॉजिकल शेप्स पढ़ ली कि वो हेलिकल आइसोसाहेड्रल, मैं आपको हेलिकल आइसोसाहेड्रल अच्छे से बताऊंगी, बट अभी के लिए ये 4 बातें आपने जहन में रखनी है कि आपको फिंगर टिप से पता होनी चाहिए कि इसकी मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, हेलिकल, आइसोसाहेड्रल, प्रोलेट और कम्प्लेक्स। उसके बाद मैंने आपको जो इसका डायमीटर के हवाले से बताया कि ये 20 to 300 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, और ये जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जा सकते हैं। ये साइज़ के हवाले से हमने इसका डिस्कस किया। फिर मैंने आपको इसके 2 पार्ट्स बताए। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल गलती नहीं करनी, आउटर कोर नहीं कहना या सेंट्रल कोट नहीं कहना, सेंट्रल कोर रहेगा, CORE सेंट्रल कोर, और आउटर कोट। बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, बाद में लिख देते हैं सेंट्रल कोट, यानी वो सेंट्रल कोट लिख देते हैं, आउटर कोर लिख देते हैं। ऐसी जो मिस्टेक है वो आप लोगों ने नहीं करनी, सेंट्रल कोर होगा, आउटर कोट होगा। मैंने आपको बताया ड्रेसिंग में सबसे बाहर कोट पहना जाता है, तो प्रोटीन का आपने इसने जहन में रखना है कि सेंट्रली कोर होता है और आउटर जो है वो कोट होता है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसका, मैंने आपको बताया जब आपसे डायग्राम के हवाले से भी पूछा जाएगा तो डायग्राम आपने सिंपल सी जो है वो ज़रूर बना देनी है शो करने के लिए आउटर कोट को और इनर कोर को। आउटर कोट को हम क्या कह रहे होते हैं, जैसे कैप्सिड कह रहे होते हैं, और इनर कोर हमने कहा कि जिसमें या DNA या RNA होता है तो उसको हम जीनोम कह देते हैं। सेंट्रल कोर का अनदर नेम जीनोम, आउटर कोट को हम कैप्सिड कह देते हैं, जो प्रोटीन से बना हुआ होता है। और फिर ये जो है वो मैंने आपको इसकी डायग्राम दिखा दी थी वायरस की। फिर बैक्टीरिया वर्सेस वायरस, ये आपके नोट्स में मेंशन नहीं है, मैं अगेन कह रही हूँ, ये इसको भी आप नोट डाउन कर लें। ये एक नई बात है कि आपसे इस तरह से कंपैरिजन में पूछा जा सकता है कि बच्चे बैक्टीरिया और वायरस का कंपेयर करो। तो होपफुली यहाँ तक जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बैक्टीरिया वर्सेस वायरस का भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट, और जो मैंने आपको ट्रांसमिशन के हवाले से बताया उसको भी जहन में रखना है। कोविड का सिनेरियो है, आपने जहन में रख लेना है। ये बातें बाज़-औक़ात आपको याद करने से ज़्यादा आपने जहन में रख लेनी है कि मास्क पहनने का कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, सपोज को इन्फेक्टेड है, उसको नहीं भी पता कि उसको कोविड है, अगर वो छींक रहा है तो उससे दूसरा बंदे को नुकसान ना हो, इस तरीके से कह रहे हैं फासला रखें। फासला क्यों रखें कि किसी का कोई आप कह लो कि टच ना करे, क्योंकि बाज़ औक़ात टच करने से भी, इन्फेक्टेड पर्सन के टच करने से वायरस जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके से मना किया जा रहा है कि हाथ मत मिलाएं, बार बार अपने हाथ जो है वो वॉश करें, क्योंकि किसी सरफेस से भी ये आपके इन्फेक्टेड सरफेस से भी ये शिफ्ट हो सकता है। तो हमने कोई चीज़ें जो है वो उसकी लॉजिकली उनको याद कर लें, तो हमें उनको बाकायदा से उसका अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो याद करने में हमारा टाइम नहीं लगता। तो कुछ चीज़ें आप अपनी कॉमन प्रैक्टिस से, अपने इन्वायरमेंट से, और जो सिनेरियो चल रहे होते हैं उनसे ऑब्जर्व भी कर लेंगे तो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने ट्रांसमिशन के हवाले से थोड़ा सा बता दिया और वायरल डिजीज़ के हवाले से बता दिया। तो होपफुली यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। स्टिल आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग बैक्टीरिया और वायरस देन यू कैन फ्रीली आस्क मी। हम यहाँ पर हैं ही आपको सिखाने और बताने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चर के ऊपर मैं फोकस करूँगी। मैं हर पॉइंट एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस कराऊँगी, इसको 2 पॉइंट्स एक साथ नहीं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। होपफुली यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।